जय हिंद। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी प्लेलिस्ट में आप मॉडर्न से संबंधित अपलोड कर दिया गया है और मेडाइवल एंशिएंट से भी अपलोड कर दिया गया है और बहुत कुछ है। आप प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया नमक कानून तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो किया था उसका मेन उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन संबद्ध है गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संबंध में दिए थे। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तारी के हो जाने के बाद आंदोलन को नेतृत्व दिए थे, वो थे अब्बास तैयब जी। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आचार्य विनोबा भावे जो थे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में महात्मा गांधी थे जब धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धावा बोले थे। वह प्रांत जिसके प्रत्याशियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात के लोग थे ज़्यादा। गुजरात प्रांत के प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी जब महात्मा गांधी ने दांडी कूच की यात्रा किए थे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने के लिए भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं। यहाँ पे जो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किए थे, ये तारीख था 12 मार्च 1930 और टोटल 24 दिन की यात्रा करने के बाद ये साबरमती आश्रम से चले थे और दांडी पहुँचे थे तो टोटल 24 दिन लगा था। ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है कि कितने समय लगा था टोटल, तो 24 दिन लगा हुआ था। आप 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच कैलकुलेट करेंगे तो 24 दिन आएगा और 24 दिन में ये महात्मा गांधी दांडी मार्च किए थे। तो 6 अप्रैल 1930 का जो इतिहास में दर्ज है, इसका कारण है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए, यानी कि दांडी पहुँचे थे नमक कानून तोड़ने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है वानर सेना और मंजरी सेना। आगे हम लोग देखते हैं। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नवसारी जिले में। नवसारी जिले गुजरात में दांडी स्थित है, जो गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी था। आगे हम लोग देते हैं। इरविन और गांधी को 2 महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। शामिल हुए थे महात्मा गांधी ही शामिल हुए थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। थोड़ा जान लेते हैं। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। इसे भी याद रखेंगे कि ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 पहला, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932। ये तीनों को याद रखेंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो केटी पॉल। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ के संतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। यह था एलन कैंपबेल जॉनसन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुई थी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 का है को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। यह सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था उसका मुख्य रूप से का उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की सहज भागीदारी करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे महात्मा गांधी और अंबेडकर और महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने महात्मा गांधी के संदर्भ में यह वक्तव्य दिया था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह बी.आर. अंबेडकर का है। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण 1934 में जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी उसके संयोजक थे। आजाद दस्ता से संबंधित है ये और 1942 में हजारीबाग जेल से भाग गए थे। आगे हम लोग देखते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है या ये बहुत बार पीसीएस में पूछा हुआ है। कई स्टेट के पीसीएस में देखिएगा कि ये पूछा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं हम लोग।
वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 के झारखंड के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। रफ़ी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित जो मंत्रिमंडल थे में वित्त विभाग सौंपा गया था। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने की। 28 महीने की अवधि थी 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस की शासन 28 महीने के थे। आगे देखते हैं। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी बंगाल में। बंगाल वह प्रांत था जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने में विफल रही थी, यानी नहीं बना पाई थी। अगला देखते हैं। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति रेखांकित किया गया था सर जॉन शॉर को। सर जॉन शॉर द्वारा भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति रेखांकित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया था। देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। हैदराबाद देशी राज्यों में ऐसा राज्य था जो यथावत समझौते का पक्षधर था। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही थे और पहला जो थे विनोबा भावे। अब ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह में, या दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजकल एग्जाम में तीसरा भी पूछ रहा है, तो तीसरा याद कर लीजिए, ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त, इनका जरूर नाम याद रखिएगा। कई एग्जाम में अभी पीसीएस में पूछा है, जैसे बीपीएससी या यूपी पीसीएस में। इसको देखिएगा कि तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। पहला विनोबा भावे थे, दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों लोग का नाम याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी कि अगर हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन ब्रिटेन से मिल जाता है तो ब्रिटेन को हम लोग सहयोग करेंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। थोड़ा और हम लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ये 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था, इसे भी याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। अब प्रथम जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड हेल्ड ऑन 1939 1945। आगे हम लोग देखते हैं। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कथन है कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध वक्तव्य जुड़ा है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ये जुड़ा है क्विट इंडिया मूवमेंट से। क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। क्विट का मतलब छोड़ो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित वक्तव्य है। आगे हम लोग देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? 1942 से। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। मुंबई में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। आप देखिएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो कई जगह पे समानांतर सरकार बनती है। जैसे कि अगर हम लोग बलिया की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनाई गई थी। अब बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया में, चीतू पांडे के नेतृत्व में। बलिया वह स्थान है उत्तर प्रदेश का जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश PCS या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, और भी अदर स्टेट में भी पूछे जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? मुंबई में। मुंबई में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसे यह भी याद रखिए कि ये ग्वालियर टैंक मैदान में प्रारंभ हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया मुंबई में। बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बम्बई में। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यहाँ क्वेश्चन है समर्थन नहीं किया था, तो इसमें था हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसने ये तीनों जो पार्टी है, हिंदू महासभा,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये तीनों जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसे जरूर याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करने वाले थे हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वे थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, फिर नेपाल ये चले गए थे। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ यानी भारत में यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। ये भारत के संदर्भ में है सेंटेंस। यह किसने कहा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यह कहा था भारत के संदर्भ में कि यहाँ एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। गांधी जी का करो या मरो का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में ये भाषण के दौरान बोले थे महात्मा गांधी ने, करो या मरो। आगे देखते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम है लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार है जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ में थे। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। एक उषा मेहता का नाम आता है, इनका भी याद रखिएगा कि कांग्रेस की तरफ से ये गुप्त रूप से रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करती थी उषा मेहता। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन वह आंदोलन है जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के रूप में उपाधि दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक में। कटक जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। भारत के मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने यह लिखा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। यह सुभाष चंद्र बोस का वक्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस वह भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय रूप से सहयोग दिए थे। आजाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष कारावास का दंड दिया गया था राशिद अली। राशिद अली वह सैनिक थे जिनको 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। ये राशिद अली जो थे आजाद हिंद फौज के सैनिक थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में
स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी सर टीवी संप्रू ने। सर तेज बहादुर संप्रू ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी। ये लाल किला जो है दिल्ली वाला लाल किला है। दिल्ली वाला लाल किला में ही आज़ाद हिंद फौज के ढिल्लो, शाहनवाज और सहगल की जो मुकदमा चल रहा था उनकी वकालत कर रहे थे ये संप्रू थे। थोड़ा हम लोग लाल किले के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया में जो है रेड फोर्ट एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। रेड फोर्ट जिसको लाल किला कहते हैं, लाल किला जो दिल्ली में है इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मुग़ल शासक शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। और जो आगरा में है इसका निर्माण मुग़ल शासक अकबर ने करवाया था। आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। जो दिल्ली का लाल किला है उस लाल किले के अंदर आप जाएंगे तो एक मोती मस्जिद है, वाइट कलर का है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और दिल्ली के जो लाल किला है उसमें जो वर्तमान में झंडा फहरता है 15 अगस्त को प्रतिवर्ष, इसकी जो पोडियम जैसा है, ये पोडियम को लाल किले के पोडियम आगे जैसा है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसे भी याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा की है। यह घोषणा 1939 की थी, महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने यह घोषणा 1939 में की थी कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका जो है संविधान सभा की है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के पांडु लेखन समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के पांडु लेखन समिति के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही थे जो उस समय अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस की समारोह हुई, उसमें ये सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मेरा अंतिम उद्देश्य जो है प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेड क्लिफ ने। रेड क्लिफ ने भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और रेड क्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के बीच आप देखिएगा कि जो सीमा रेखा है कहा जाता है रेड क्लिफ, और भारत और चाइना के बीच जो है ये मैकमोहन है। तो इसको MIC याद कर सकते हैं, यानी कि मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच है, मैकमोहन रेखा। आगे हम लोग देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को
किस नाम से जाने गए हैं? माउंटबेटन योजना। भारतीयों को 1947 में जो सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना थी उसका नाम माउंटबेटन योजना भी कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्तावों का समर्थन किया था। वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन योजना का आधार बनी देश के विभाजन की। देश की विभाजन जो हुआ था उसका आधार था माउंटबेटन योजना। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जुलाई 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने अखिल भारतीय कांग्रेस की जो 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किए थे। ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है इनको। और ये रेड शर्ट लाल कुर्ती के रूप में भी जाने जाते हैं और खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो गवर्नर जनरल द्वारा। अभी जो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है ये भी याद रखिएगा कि निर्वाचन नहीं, नियुक्त किया जाता है और यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा प्रधानमंत्री के पद को। प्रधानमंत्री जो होता है एक सांसद होता है, पहले वो आम जनता से चुनकर आता है एक सांसद के रूप में और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दावा जब ठोकता है तो उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। आगे हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली का यह कथन है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। एटली जो था देश की आज़ादी के समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और चर्चिल जो था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के स्थानांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली में थे। महात्मा गांधी उस समय जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के ट्रांसफर यानी स्थानांतरण की घोषणा की थी उस समय ये नई दिल्ली में थे, भारत के नई दिल्ली में थे। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति की गई 1813 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति की गई 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। पहले जान लेते हैं कि चार्टर एक्ट जो भारत में आया था 4 तरह के था। एक 1793 में अगर 20 वर्ष जोड़िएगा तो हो जाएगा 1813। 1813 में फिर 20 वर्ष जोड़िएगा तो हो जाएगा 1833। फिर 1833 में 20 वर्ष जोड़िएगा तो हो जाएगा 1853। ये 4 चार्टर एक्ट था, इसमें सभी में अलग अलग प्रोविज़न किया गया था। तो ये सभी चारों चार्टर एक्ट का याद रखेंगे, 1793, 1813, 1833 और 1853। और 1853 के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी भारत में कि ब्रिटिश संसद को ऐसा लगा कि अब आगे चार्टर एक्ट की समय लिमिटेशन एक्ट यानी लिमिटेशन को लाना जरूरी नहीं है। तो बोल दिया गया था कि 1853 में कि अगले आदेश तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापार करेगी या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करेगी। तो यहाँ हम लोग थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये क्वेश्चन के अनुसार कि व्यापारिक अधिकार की जो समाप्ति वाला बात है
1813 में जो हुआ था समाप्त किया गया था आंशिक रूप से। यह क्वेश्चन है के अनुसार आंशिक रूप से समाप्त हुआ था, क्योंकि आप देखिएगा कि चाय और चीन के साथ जो था व्यापार अभी समाप्त नहीं हुआ था, और 1833 में पूर्णतः व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत जो कंपनी थी भारत से व्यापार करने लगी थी। यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें पूर्णतः व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था, और आंशिक रूप से 1813 में जो चार्टर एक्ट था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था, वो था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी। थोड़ा और जान लेते हैं। जो लोक सेवा परीक्षा, इसको ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ये जो होता था पहले इंग्लैंड में होता था, फिर इंग्लैंड और भारत में एक साथ होने लगा। तो भारत में सर्वप्रथम किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इलाहाबाद में। याद रखिएगा, इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद में सर्वप्रथम भारत में ICS की परीक्षा आयोजित की गई थी। आज जो वर्तमान में UPSC द्वारा कराया जाता है, तो ये तो परीक्षा कई जगह आप राज्य में देखेंगे, कई राज्य के अलग अलग शहर में भी किए जाते हैं, एक राज्य में 2-3 जगह भी। तो उस समय का हम लोग बात कर रहे थे, आगे हम लोग देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। यहीं से देखिएगा कि सांप्रदायिकता का नींव पड़ती है। मूल रूप से अगर देखिएगा कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, इसी में सांप्रदायिकता का नींव पड़ती है। तो क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये गजब कार है कि जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। इस अधिनियम के 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहे थे कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन ही नहीं है। इंजन नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? बढ़िया वक्तव्य दिए थे, आलोचना किए थे। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए, वह अंततः देश का विभाजन कराया था। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण जैसी घटना ने मतभेदों के बीच बोए, अंततः देश का विभाजन कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई थी। यानी चार्टर एक्ट 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है कि इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। अगर थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें भारत के लिए महत्वपूर्ण जाने का कारण है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। थोड़ा सुन लीजिए। इसके तहत कंपनी जो ब्रिटिश थी,
ये जिम्मेदारी ली थी कि भारतीयों को हम एजुकेटेड करेंगे और प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। 1 लाख कोई ज़्यादा नहीं था, इतना था कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसा था, समझ आइए, ये नाम के लिए था। 1 लाख रुपए इसमें खर्च करने की प्रावधान किया गया था। तो ये अमाउंट भी याद रखिएगा कि यह चार्टर अधिनियम 1813 के लिए महत्वपूर्ण इसलिए समझे जाते हैं कि इसके द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपये प्रति वर्ष था। कोई ज़्यादा नहीं था, ये नहीं समझिएगा। भारत बहुत विशाल था और आज भी है। आगे हम लोग देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का यह अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहकर आलोचना किए थे। ये पहले के बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। जवाहरलाल नेहरू या जो भी राष्ट्रीय स्तर या स्टेट लेवल के नेता थे, ये लोग कार्टून भी काटते थे, तो उसमें था, शब्द में काफ़ी वजन रहता था और अंग्रेजों को हिला के रखते थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1921 से 1937 तक द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही थी। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। आप अगर देखेंगे कि 1926 में ली आयोग के आधार पर यूपीएससी का गठन हुआ था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई थी 1892। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। यहाँ यह भी याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब था? 1784। कई बार यहीं क्वेश्चन पूछ दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब था? रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 यानी 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये वर्ष भी याद रखिएगा जरूर। अगला हम लोग देखते हैं, वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दी गई थी। जो वर्तमान में अगर देखा जाए भारतीय संविधान के अनुसार, तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 123 यानी 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, और गवर्नर जो है ये आर्टिकल 213 यानी 213 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो। तो गवर्नर आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, और जब संसद सत्र में ना हो, सेशन में, तो उस समय राष्ट्रपति जो करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये दोनों अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं ये लेजिस्लेटिव पावर होता है, ये याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। लेजिस्लेटिव पावर होता है, ये जरूर याद करिएगा। विधायी पावर होता है, विधायी पावर
क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो किस तरह का रहता है, कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, या लेजिस्लेटिव ऑर्डर, या जुडिशियल ऑर्डर। तो ये विधायी होता है, जो ऑर्डर होता है विधायी आदेश होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी ने दार उल उलूम की स्थापना की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। अड्यार में इसका हेडक्वार्टर था भारत में। इसकी सोसाइटी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में सफलता का राज था कि एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो थे अल्काट और ब्लांस्की थे, कर्नल अल्काट और ब्लांस्की। अगला हम लोग देखते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। हरिजन सेवक संघ का पूर्व में नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अनटचेबिलिटी की अगर बात करें तो हम लोग आर्टिकल जो भारतीय संविधान का है आप 17 को देखेंगे तो उसमें है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जीडी बिड़ला। जीडी बिड़ला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, लॉर्ड मेव को। लॉर्ड मेव की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी, उस समय हुई थी जब ये भ्रमण कर रहे थे, तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी लॉर्ड मेव को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फोर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है कर्जन। कर्जन ने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फोर ईस्ट। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा की समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो वह गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में दास्य प्रथा को समाप्त किया था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथाकथित कुशासन के आधार पर
वह गवर्नर जनरल था जिन्होंने मैसूर राज्य को के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पे क्वेश्चन कर देगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने, जीके गोखले ने। जीके गोखले ने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। थोड़ा और अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो ये लॉर्ड मेयो के जो कार्यकाल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी और नियमित रूप से जो जनगणना चालू हुई थी 1881 से, इसे भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थी। हिंद स्वराज पुस्तक मूल्यतः किस भाषा में लिखी गई थी, गुजराती में। हिंद स्वराज जो पुस्तक है मूल रूप में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। वह जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वे थे लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरसन किया था। वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित कर दिया गया नवशक्ति। नवशक्ति वह पत्र है जिसे 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित कर दिया गया था। फिलॉसफी ऑफ द बम। फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक थे भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ द बम। पत्रिका न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का संबंध है एनी बेसेंट से। ये दोनों पत्रिका निकालती थी एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का जो संबंध है एनी बेसेंट से संबंधित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह से। आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह से। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं।
वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, लुई फिशर। लुई फिशर वह पत्रकार है जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वह पुस्तक है, महात्मा गांधी की यह पुस्तक है जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के कहा है कि यह बांझ और बेश्या है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था B.R. अम्बेडकर द्वारा। भीमराव अम्बेडकर द्वारा मराठी पाक्षिक जो बहिष्कृत भारत है को आरंभ किया गया था भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, 4 बार PhD किए थे भीमराव अम्बेडकर, 4 बार। आज के डेट में 1 बार PhD करने में दम निकल जाता है। अब समझ जाइए कितनी विद्वान थे भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, ये कितने विद्वान थे वो पता चलेगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल के पुत्र का नाम था जवाहरलाल नेहरू। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदाबाद फोर्ट जेल। अहमदाबाद फोर्ट जेल वह कारागार है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो बहुत से इसका एपिसोड है। आपको अगर हिस्ट्री समझना है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की एक खोज से संबंधित है। ये पुस्तक की जो रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक भी है, इसको भी पढ़ सकते हैं। इसका लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसको लिखे थे अहमदाबाद फोर्ट जेल में जब बंद थे तब। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, काल। काल वह क्रांतिकारी लोकप्रिय पत्रिका थी जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती रहती थी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया अरविंद घोष। अरविंद घोष अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी, स्वामी विवेकानंद। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों पुस्तक जो है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। ये ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी 3 प्रसिद्ध पुस्तक है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं। नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि नील दर्पण क्या है, तो ये नाटक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनुबहन गांधी। मनुबहन गांधी ने बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था।
आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप 2-3 बार से ज़्यादा अगर लेक्चर देखते हैं तो मान के चलिए कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये समझ आइए, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद आ रहा है। आप कभी भी एग्ज़ाम में बैठिए और देखिएगा कि यहीं से आएंगे, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, 2-3 बार जरूर देखिए, कम से कम 3 बार। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया। रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 1850 रिपोर्ट लिखी गई है W.H. सिलीमेन द्वारा। W.H. सिलीमेन द्वारा लिखी गई है एक रिपोर्ट जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849-50। अगला देखते हैं। द स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। ये पुस्तक आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत इसमें बढ़िया चीज़ है। द स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल ने। सर मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो ने। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र सन्याल की पुस्तक का नाम है बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सन्याल। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लॉरी कोलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। लॉरी कोलिंस एंड डोमिनिक लेपियर ने पुस्तक की रचना की माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी थी भगत सिंह ने। भगत सिंह का यह प्रसिद्ध पुस्तक है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ये काफ़ी पतला मैगजीन है, उसका शीर्षक है मैं नास्तिक क्यों हूँ या मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक से ये पुस्तक है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। इसमें बहुत कुछ भगत सिंह ने बताए हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। यहाँ कई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। पहले वर्ष, स्थान, किनके द्वारा और किस लैंग्वेज में यहाँ बताया गया है। तो 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में समाचार प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी गई थी S.A. डांगे द्वारा। S.A. डांगे द्वारा गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी गई थी। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था, वो थे मैथिली शरण गुप्त।
यहाँ आज का लेक्चर समाप्त होता है। और ये जो लेक्चर है इससे पहले 2 लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अपलोड किया जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ अगर जुड़ते हैं तो आपको वीडियो का लेक्चर और कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट या PDF वगैरह अवेलेबल वहाँ पे मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये लेक्चर यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हुआ, अगला हम लोग मिलेंगे ज्योग्राफी से संबंधित में। तो फिर तब तक के लिए थैंक यू।